हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आज आपको केमिस्ट्री चैप्टर 2 का अम्ल क्षार लवण के 8वीं वीडियो लेके आया हूँ। 8वीं वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 7 वीडियो दे चुका हूँ और जिसमें मैंने पूरा क्रमबद्ध तरीके से पूरा एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन किया है। अब जो है एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न लास्ट में जो 37 और 38 पेज पर है, इनका सोल्यूशन करा रहा हूँ। यदि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर जो बच्चे जो छात्र नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें। तो इसमें देखिए, इसमें एनसीईआरटी बुक है मेरे पास। इसमें मैं पहले शुरू में अभ्यास प्रश्न एमसीक्यू है। एमसीक्यू माने बहुविकल्प, जिनको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्प कहते हैं। बहुविकल्प 4 होते हैं ऐसे। हमारे विज्ञान में लगभग 4, 4, 8 और 9, 10, 11 क्वेश्चन आते हैं जो 4 फिजिक्स के, 4 बायो के और 3 केमिस्ट्री के होते हैं। उनको आपको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। पहला प्रश्न है, देखिए जैसे ये दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंधता क्या है। देखिए चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप जाएंगे कि लाल कोई भी जो विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लाल को कैसे करता है, लाल को नीला करता है। तो इसका मतलब जो लाल को नीला करते हैं वो क्षारीय गुण होता है। कैसे होता है? क्षारीय विलयन होगा। और क्षारीय में जो पीएच की बात होती है वो 7 से, यानी कि जो पीएच होता है वो 7 से हमेशा ज्यादा, पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से मोर देन होता है, माने पीएच जो है 7 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है पहला 1, 4, 5, 10। और 7 से 10 ना 1 है ना 4, 5, तो इसमें 10। तो इसलिए इसमें पहले वाले का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनकी 10 आंसर ये होगा पीएच। दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या है? उस विलयन में HCl भरा हुआ है। क्या है? HCl। की बी का जो ऑप्शन है वो HCl है। क्या भरा हुआ है? HCl। क्योंकि जो कार्बोनेट होता है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, अर्थात इसमें बी वाले का, दूसरे का बी वाला ऑप्शन होगा। तीसरा जो प्रश्न है ये आपका NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन करता है। माने इनमें NaOH दिया है, NaOH का जो विलयन वो HCl, NaOH का विलयन जो NaCl का 10 ml विलयन है, ये इसके 8 ml विलयन को उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें, कि अगर हम इसको 20 ml ले लें तो उदासीन करने के लिए HCl उसे विलयन की कितनी मात्रा, माने इसको कितनी मात्रा होगी, मान लो इसको x। देखिए ये समानुपातिक चिन्ह से आप कर सकते हैं, गणित में जो करते हैं। 10 ml के लिए 8 ml चाहिए HCl, 10 ml NaOH के लिए 8 ml, और 20 ml के लिए कम चाहिए ज्यादा, 20 के लिए ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा के लिए बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, ये हम एरो लगा दिया, अर्थात x/8। देखिए x ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x/8 बराबर ये 20/10 हो जाएगा, 20/10। अब आप कैलकुलेशन करें x का मान, तो 20/10 ऐसे ही रहेगा, और 8 नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0, यानी कि x बराबर 2 गुणा 8 बचा, 2 गुणा 8, अर्थात x बराबर 2 8 16 ml विलयन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये वैसे भी ये इसका डबल है तो ये इसका डबल होगा, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। इसके बाद में इसमें चौथा प्रश्न देखिए, यही करा दे रहा हूं मैं, एमसीक्यू है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब भोजन हमारे ग्रास नली से नीचे जाता है, अमाशय में पहुंचता है, तो अपच दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, एनाल्गेसिक, पीड़ानाशक, एंटीसिड या एंटीसेप्टिक प्रतिरोधक। तो किसका? बिल्कुल सही बोलना है, एंटीसिड का, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही है। इसमें एंटीसिड आएगा, या एंटासिड भी बोल देते हैं, एंटासिड, एंटासिड। और ये एंटासिड क्या होता है आपका? खाना सोडा, जैसे मैंने बताया बेकिंग सोडा, खाना सोडा एंटासिड में आता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें,
खाना सोडा, यानी कि NaSCO3 इसका फार्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये एंटासिड होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो 5वां प्रश्न है वो है 38 पेज पर, शब्द समीकरण से संतुलित समीकरण देना है आपको, यानी कि जो शब्द समीकरण है उससे संतुलित समीकरण। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पर जिंक की क्रिया होगी तो क्या होगा, आगे पूरे लिखना है। ऐसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर मैग्नीशियम की पट्टी से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने आपको शॉर्ट में दिया है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की एल्युमिनियम चूड़ के साथ क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लौह रेतन से क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आप इसमें देखिए, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें दो तरह के अम्ल होते हैं, एक तनु होता है एक सांद्र होता है। तो हम इसमें तनु की बात करेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी क्रिया जिंक माने Zn से कराते हैं तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। पहले तो हम Zn-SO4 से क्रिया करेगा तो ये Zn-SO4 प्राप्त होगा, Zn-SO4 प्लस हाइड्रोजन जो H2 है, ये गैस अलग निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है अलग निकल जाती है। ये मैंने आपको समीकरण दी। अब आप देखिए इससे शब्द समीकरण अगर हम लिखें तो इसको नाम होगा जिंक सल्फेट। क्या नाम होगा, जिंक सल्फेट। तो यहां आप लिखेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, इस तरह से लिखेंगे आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब अगर आप देखें तो ये जो है ये आपका एक्वस होता है, एक्वस माने जलीय, और ये आपका सॉलिड होता है, ये भी आपका एक्वस होता है, और ये आपकी गैस प्राप्त होती है। तो ये आपकी इस पे फॉर्म लिख सकते हैं, पहले से समझ में आई होगी, एक्वस, सॉलिड, एक्वस और गैस। इसी प्रकार से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होगा HCl। जब क्रिया इसकी Mg से करेंगे, मैग्नीशियम बेमन माने मैग्नीशियम Mg से, तो MgCl से क्रिया करेगा, और MgCl से क्रिया करके क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा, MgCl से क्रिया करके MgCl2 बनेगा, MgCl2 प्लस जो H है, H माने हाइड्रोजन, ये गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये आपको अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2, तो ये भी आपका एक्वस होगा, ये आपका सॉलिड होगा मैग्नीशियम, और ये भी आपका एक्वस होगा, और ये आपका सॉलिड होगा। अब नाम देंगे तो इसको नाम देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब समीकरण हो जाएगी इसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन, आप ये लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस। ऊपर यानी कि ये सब समीकरण और नीचे इसकी बैलेंस समीकरण है। उसके बाद में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, फिर हम लेंगे H2SO4, ये भी आपका एक्वस हो गया, प्लस एल्युमिनियम चूर्ण माने एल्युमिनियम Al। जब Al की क्रिया इससे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए हम रासायनिक समीकरण इसमें ज्यादा इजी होती है, तो एल्युमिनियम की जब क्रिया करेंगे तो इसमें Al2, इससे प्राप्त होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस ये अलग निकल जाएगी। अब आप देखिए बैलेंस Al के 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर लो, SO4 3 है तो यहाँ पर आप 3 से गुणा कर लो, और H2 में भी यहाँ पर आपको 3 हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये आपकी यानी कि 3H2 हो जाएगी। आप यहाँ पर अगर स्टेज लिखेंगे इसकी भौतिक अवस्था है तो ये एक्वस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, और ये आपको सॉरी ये एक्वस जलीय, और ये आपकी गैस होगी। सिमिलरली इसी प्रकार से तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl की जब क्रिया हम लोह चूर्ण माने Fe, लोह से कराएंगे तो FeCl से क्रिया करेगा, Fe किससे क्रिया करेगा, Cl से। तो यहां आप देखिए पहले समीकरण आसान होती है, तो ये आपका Fe2Cl3 प्राप्त होगा, यानी कि FeCl3, FeCl2 बनेगा यहाँ पर FeCl2, और हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी निकलेगी। तो ये सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इनमें जितनी भी क्रियाएं हैं सब में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अर्थात बैलेंस करना है तो 2 यहाँ लगा दो, तो ये बैलेंस हो गई।
अब आप यहाँ लिखेंगे ये फेरस क्लोराइड है, ये आपका फेरस क्लोराइड, इसका नाम देंगे फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इस तरह से लिखेंगे। ये आपके देखिए ऊपर वाली सब समीकरण, नीचे इसकी संतुलित समीकरण। इसी तरह से यहाँ ये एल्युमिनियम सल्फेट लिखेंगे, इसे लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आप लिख ही लेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा उम्मीद। अब अगला हम छठा प्रश्न इसका हल करते हैं, यानी कि जो छठा प्रश्न है वो हल करना है। देखिए इसमें जो छठा प्रश्न है वो आपका क्रियाकलाप बेस है, तो इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इसको आप बनाना भी है, आपको इस चित्र को व्यवस्थित करना है, तो मैंने पहले ही बना दिया आपको और अब मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, कह रहे हैं एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल का सूत्र जो होता है, एल्कोहल की अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का भी सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का, तो इसमें भी हाइड्रोजन, कहना है दोनों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्रियाकलाप द्वारा बताइए। कह रहे हैं कि लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की भांति नहीं होता। तो होता क्या है, देखिए पहले चित्र को व्यवस्थित करेंगे और पहले पॉइंट में अगर हम बात करें कि अगर बीकर में हम एल्कोहल, इस बीकर में हमने एल्कोहल डाला और बिजली के इनकी करंट प्रवाहित करें, यानी कि हमने पहले एल्कोहल डाला, एल्कोहल में बिजली का यानी कि विद्युत प्रभावित की, क्या की, विद्युत प्रभावित की, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता। आप देखिए बैटरी में इधर प्लस होता है, इधर माइनस, आप देखें कि ये प्लस से माइनस की ओर चलता है, लेकिन होता क्या है, स्विच ऑन करते ही ये करंट नहीं बहता, अर्थात इसमें करंट जो है विद्युत नहीं बहता, यानी विद्युत नहीं बहती है। ये पहला क्रियाकलाप, अतः ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है। जब नहीं बहता तो ये अम्ल नहीं है, यानी कि ये जो विलयन है वो अम्लीय नहीं है। इसमें जो विलयन है वो आपका दोनों अम्ल नहीं है। अर्थात दूसरे की अगर हम बात करें, इसी प्रकार से हम ग्लूकोज अगर इसमें डालें और फिर बिजली का करंट प्राप्त करें, यानी कि ग्लूकोज के साथ में, तब भी यानी कि विद्युत प्रवाहित करने पर यहाँ पर, तभी इसमें भी जो है करंट प्रभावित नहीं होगा, अर्थात ये भी अम्ल नहीं है, ये आपका यानी कि दूसरा है। एल्कोहल का ये मैंने सूत्र बता ही दिया है, C2H5OH, और ग्लूकोज का C6H12O6, अर्थात इनमें विद्युत का करंट नहीं प्रभावित होता, अतः ये अम्लीय नहीं है, यही आपको देखना है। अब देखिए इसमें जो 7वां प्रश्न है 38 पेज पर, इसमें भी ये भी लगभग इसी तरह है। कह रहा है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल, आश्रित जल जो जिसको आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, वह विद्युत का चालन नहीं करता। आपने देखा होगा आश्रित जल जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, आश्रित जल का सूत्र भले ही H2 होता है, यानी कि जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ये जो होता है, इसको अगर हम इसमें से विद्युत इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रभावित करें, तो इसमें कोई भी करंट नहीं बहता। क्यों? क्योंकि ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, इसलिए इसमें कोई भी करंट प्रभावित नहीं होता। जबकि वर्षा का जल अगर जो होता है, जो वर्षा का जल होता है, वर्षा जल की बात अगर हम बात करें, तो इसमें यानी कि वर्षा के जल में CO2 घुली होती है, अर्थात
जो H2O होता है इसमें CO2 घुली होती है, और CO2 घुली होने के कारण ये H2CO3 बनाता है, यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? ये H2CO3 बनाता है, और H2CO3 में यानी कि इसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल ये होता है। जब इसमें फिर H2O पानी की अगर इसमें क्रिया हो तो क्या होता है कि ये पानी से क्रिया कर कर ये आपका यानी कि 2, तो ये H3O+ और CO3 माइनस माइनस में टूट जाता है। H3O+ का होल ट्वाइस और CO3 माइनस माइनस में ये विद्युत, इसमें विद्युत प्रवाहित करें, अगर विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित करें तो ये H3O यानी कि H+ आयन और CO3 माइनस आयन में टूट जाता है, अतः इसमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। अतः यह है यानी कि विद्युत का चालन इसमें, अतः विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है, आप ये लिखेंगे, यही इसका हल है, आसानी से हो जाता है। अगला इसका अगर आप प्रश्न 8 की बात करें, प्रश्न 8 ये भी 38 पेज में ही है, इसमें है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति अगर जल ना हो तो अम्ल आयनों में नहीं टूटेगा, अर्थात जो अम्ल है, अगर मान लीजिए HCl है और इसमें अगर जल की उपस्थिति नहीं है, माने जल नहीं है, तो ये H और Cl में नहीं टूटेगा, यानी इस प्लस और Cl में नहीं टूटेगा जब तक कि इसमें अगर जल अनुपस्थित है, माने नहीं है, जल अनुपस्थित है तो ये इसमें नहीं टूटेगा, इसलिए ये अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा। इसमें यही लिखना है, यानी कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनों में विघटित नहीं होता, माने अपने आयनों में नहीं टूटता, आयनों में नहीं विघटित होता है, नहीं टूटता, आयनों में नहीं टूटता, इसलिए अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। अतः अम्ल यानी कि जो जल है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। अब आप इसका नवा प्रश्न देखिए, कह रहा है 5 विलयन A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो इनका pH मान 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें सार्वत्रिक सूचक हैं A, B, C, D, A, B, C, D, E, इनका जो pH वैल्यू है वो दे रखी है उन्होंने। सार्वत्रिक सूचक का pH जो है इसका 4 है, B का 1 है, C का 11 है, D का 7 है और E का 9 है, ये दे रखे हैं। ठीक, तो कौन सा विलयन होगा? पहला ए जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, ए वाले में, ए में कह रहा है उदासीन को, आप जानते हैं अगर किसी का ये सब pH, किसी ये pH वैल्यू है, अगर किसी का VPH 7 होता है, क्या होता है 7, तो ये उदासीन होता है। 7 पर आपको पता है उदासीन होता है, तो उदासीन पे अर्थात ये क्या हुआ D, उदासीन क्या हुआ, पहले में D। बी वाले का जो प्रश्न है वो कह रहे हैं कि प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? प्रबल क्षारीय का मतलब होता है जिसका pH मान ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है। pH मान देखिए सबसे ज्यादा इसका है, तो इसका ये C वाला होगा। और C में कि प्रबल अम्लीय क्या होगा? अम्लीय माने जिसमें अम्लता सबसे कम हो, तो सबसे कम इस एक की है, एक माने तो इसका V है, क्या है D। और D वाले में अगर आप देखें तो कह रहा है दुर्बल अम्लीय क्या होगा? दुर्बल अम्लीय माने जिसकी क्षारकता यानी कि उदासीन के पास में होगा, E होगा, क्या होगा E। और अगर इसमें E वाले की बात करें, D के बाद में E, दुर्बल क्षारीय, सॉरी पहले में दुर्बल अम्लीय पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये दुर्बल अम्लीय जिसमें ये वाला होगा, A वाला,
और दुर्बल क्षारीय जो होगा वो आपका सी होगा। ए और ओ सॉरी कहाँ सी डबल नहीं, दुर्बल क्षारीय में 9 जो है ये आपका ई होगा। ये आपके सभी हो गए। और पीए कह रहे हैं पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो आप देखें कि इसमें सबसे ज्यादा पीएच किसका है, इसका है 11। तो आप इसका आरोही क्रम पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम लिखेंगे H+ आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम। देखिए इसमें क्या है कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सांद्रता यानी कि जो है सबसे ज्यादा होगी, अर्थात पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी सांद्रता सबसे कम होगी। तो सबसे इसमें है जैसे 11 वाला ले लो, उससे 11 से जो ज्यादा होगी सांद्रता हाइड्रोजन की, उसके बाद में 9 आएगा और 9 से बाद में 7 आएगा और 7 के बाद में 11 9 7 फिर 4 और फिर 1, इस तरह से आएगा इनकी सांद्रता का बढ़ता क्रम। अब आप इनके वैल्यू देख लें तो 11 पे क्या है सी, 9 पे क्या है आपका 9 पे ई और 7 पे क्या है आपका 7 पे डी और 4 पर आपका ए और 1 पर बी। ये इसका आरोही क्रम होगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए 10वां इसका प्रश्न है, ये भी 38 पेज पर है। एक परखनली ए एवं बी में समान मोटाई की मैग्नीशियम की पट्टी डाली है। 2 परखनली है ए और बी जिसमें समान मोटाई की पट्टी डाली गई है। ए में हाइड्रोक्लोरिक यानी कि एक परखनली ए है और एक परखनली बी है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl है और बी में एसिटिक अम्ल माने CH3COOH यानी कि यह है आपका एसिटिक अम्ल। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किन परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। देखिए मैग्नीशियम की अगर हम इसमें क्रिया कराएंगे Mg से या इससे क्रिया कराएंगे तो दोनों में सबसे अधिक किसमें होगी। देखिए HCl ये जो है पिरवल अम्ल है, क्या है ये पिरवल अम्ल है, पिरवल अम्ल। इसलिए इसमें जो ए में तेजी से क्रिया होगी, इसलिए क्रिया तेजी से इसमें होगी। अगर और इसमें आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन भी करा लें, यहाँ पर HCl ये भी यहाँ करेंगे तो ये CH3COOCl प्राप्त होगा यानी कि यहाँ पर और H2 अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रबल अम्ल की यानी कि तेजी से क्रिया करने पर, और ये दुर्बल, ये इसका जो है ये आपका ये दुर्बल अम्ल है, इसलिए इसमें क्रिया कम होगी या नहीं होगी, यानी कि इसमें कम होगी लेकिन इसमें आपकी तेजी से क्रिया होगी। ठीक है, जैसे ये से जो क्रिया मैग्नीशियम के अगर डालें यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है और ये आपका प्रबल अम्ल है। ओके, देखिए अगला इसका 11वां प्रश्न है जो 39 पेज पर है। इसमें कह रहे हैं ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए दूध है, ताजा दूध, दूध है, दूध से दही बना, दूध से दही, दूध का जो पीएच है वो दे रहे हैं ये कि 6 है। अब दूध से दही बनने में पीएच क्या होगा, क्योंकि दूध में क्या होता है आप जानते हैं कि दूध में लैक्टोज होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड होता है, इसमें लैक्टोज होता है, क्या होता है लैक्टोज, और लैक्टोज से ये लैक्टिक अम्ल बदलता है, यानी कि जब दही बनता है तो ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल। और जब अम्ल बनेगा तो पीएच मान में कमी आएगी, इसका पीएच क्या होगा फिर 6 से कम होगा, इसका पीएच 6 से
कम होगा, कि पीएच में जब अम्ल क्षार से यानी कि अम्ल में बदलेगा तो पीएच इसका कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप 12वां देखिए, ये भी 39 पेज पर है। इसमें कह रहे हैं कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए पहला वाला ऑप्शन दिया है, कह रहे हैं ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है। यानी कि जो ताजा दूध होता है, ताजा दूध, तो इसका पीएच इन्होंने 6 बताया, पीएच 6। अब इसको जो है पीएच कह रहे हैं ताजे दूध का पीएच 6 में बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि पीएच से इसका जो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। यानी ताजा दूध को पीएच बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाना सोडा मिला दिया जाता है। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या हो जाता है, ये जो दूध है वो क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय जो होता है इसलिए ये देर तक यानी कि जमा रहता है और देर तक यानी कि ये फटता नहीं है, इसको फटने के लिए समय लगेगा। बी जो ऑप्शन है इसी का, ये कह रहा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए दूध से दही बनेगा, अभी भी इससे पहले मैंने बताया दूध से दही बनेगा, तो दही बनने में ऊपर वाली क्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये लैक्टोज होता है और लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनने में समय लगता है। लैक्टिक अम्ल तो ऊपर वाला ही हो गया, लैक्टिक अम्ल बनने में इसलिए समय लगता है क्योंकि ये लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसका जो 13वां प्रश्न है, 39 पेज पर है। इसमें कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्ररोधी माने नमी वाले बर्तन में नहीं होना चाहिए। अगर नमी वाले बर्तन में रखते हैं आप तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2, ये तो होता है, इसको POP कहते हैं। ये मैंने पहले पढ़ा भी चुका हूं। इसको शुष्क रखा जाता है। अगर मान लीजिए इसमें पानी मिल गया H2O मिलते ही इसमें क्या होता है, 1.5 अणु H2O का मिल जाता है और इससे CaSO4.2H2O यानी कि क्या जिप्सम प्राप्त होता है, अर्थात ये जम जाता है। अगर और जम के क्या बनता है, जम यानी कि जिप्सम बनता है जमकर, अर्थात इससे मूर्तियां या खिलौने बनाए जाते हैं। मूर्तियां या खिलौने आदि भी बनाए जाते हैं इससे, समझ रहे हैं। तो इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में यानी कि रखते हैं, क्योंकि नमी से बचाने के लिए। क्या करेंगे, नमी से बचाने के लिए आप लिख सकते हैं इसमें, नमी से बचाने के लिए। बाकी आप उसकी पूरी व्याख्या करेंगे, यानी कि इसमें समीकरण सहित इस पूरा दे सकते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 14 है, ये भी 39 पेज पर है। इसमें कह रहे हैं कि उदासीनीकरण क्रिया उदाहरण सहित देखिए। देखिए उदासीनीकरण मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप देख लेना वहां, फिर भी बता रहा हूं। उदासीनीकरण जब हम लोग क्षार की क्रिया कराए जाते हैं तो लवण और जल बनता है, अर्थात जैसे NaOH प्लस HCl, ये क्षार है। क्षार की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो ये NaCl यानी कि NaCl और H2O जल बनता है, यानी कि लवण और जल बनता है। ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 अगर आप लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये CaSO4 से क्रिया करेगा तो ये CaSO4 बनेगा, लवण प्लस H2 यानी कि 2H2 प्लस H2O ये बनता है, यानी कि 2H2 बनता है। अर्थात ये भी आपका क्षार है, ये अम्ल है और ये लवण है और ये जल है। ये दूसरा उदाहरण है, या आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। जो अगला, तो ये आपको गृह कार्य में करना है। अगला होमवर्क में दे रहा हूं, एक जो आपका 15वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहे हैं धवने का सोडा या बेकिंग सोडा के दो उपयोग, यानी कि धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा के
दो दो उपयोग लिखना है, दो दो उपयोग लिखें, दो दो उपयोग लिखें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने काम को समय से पूरा करते हैं।